हाय एवरीवन, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्लास टेंथ में भूगोल। और भूगोल में कौन सा चैप्टर का नंबर आ गया है? अब आ गया 4 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है कृषि। तो प्रश्न अभ्यासों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन बी रोपड़ कृषि, ऑप्शन सी बागवानी कृषि, ऑप्शन डी गहन कृषि। तो स्थानांतरी कृषि क्या होती है? जिसमें जैसे कि एक आदमी है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसने जंगल देखा, उसने सोचा, उसने उस जंगल को काटा या मतलब कि आग लगाई, उस पर किसानी की। तो ये बड़े क्षेत्र में तो होगा नहीं, फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में तो उगाई नहीं जा सकती है, तो पहला तो गलत है। दूसरा है रोपड़ कृषि करके। तो रोपड़ कृषि में भी एक एक पौधे को रोपा जाता है। और बागवानी फसल और गहन कृषि, तो गहन कृषि नहीं है, इसका सही है बागवानी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे एक ही क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो अपन को पता है फसल पैटर्न में कि दो रबी की होती हैं और खरीफ की होती हैं। तो रबी की होती हैं जो अक्टूबर में नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के आसपास, फरवरी मार्च में काटी जाती हैं। तो चावल के लिए तो पानी चाहिए होता है, तो कैसी है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो चावल जो है वो तो खरीफ की फसल है। मोटे अनाज यानी कि जो मोटे अनाज हैं वो भी कैसे हैं? खरीफ की फसल है। बाकी चना जो है वो अक्टूबर में, जो गेहूँ बोई जाती है जिस टाइम पे, उसी टाइम पे बोया जाता है, यही रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी तिल। तो फलीदार फसल में क्या आता है? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो सबको ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शन ए अधिकतम सहायता मूल्य, ऑप्शन बी न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन सी माध्यम सहायता मूल्य और ऑप्शन डी प्रभावी सहायता मूल्य। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे हमारे प्रश्नोत्तर 30 वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, तो पहला सवाल जो है इसमें पूछा गया है, एक पेय फसल का नाम बताएं। पेय मतलब होता है जैसे कि लिक्विड फसल, तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण करें। तो उत्तर है चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, मतलब पीने वाली पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा, अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष में समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। बिल्कुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहां यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख फसल है। अब ये आंसर स्टार्ट हो गया कि गेहूं जो है वो मतलब कि भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं, यहाँ पे जो खड़ी पाई लगी हैं वो गलत जगह पे लगी हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। ठीक है,
बहुत ही आसान था कि एक प्रमुख फसल बताना है और वो मतलब कहाँ पाई जाती है बताना है। सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं, ऐसा बड़ा चढ़ा के जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, वरना सीधा लिख देते हैं कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए, कहाँ उगाई जाती है। नहीं तो क्वेश्चन को थोड़ा आउटडेटेड बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, जोतों की चकबंदी कर दी गई। दूसरा, जमींदारी प्रथा की समाप्ति कर दी गई। तीसरा, अधिक उपज देने वाले बीजों की द्वारा हरित क्रांति की गई। चौथा, पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। जैसे मान लो पहले के टाइम पे जो टमाटर हुआ करता था, हाथ में लेते ही या ज़मीन पे रखते ही फूट जाता था। आज तो अपन अगर ऊपर से गिरा दें तब भी वो टमाटर ना फूटे। तो फिर टमाटर के साथ में संकर करवाया गया कि मतलब कि बाहर से लाल भी दिखाई दे, अंदर से स्वाद भी बना रहे और उसकी ऊपर वाली लेयर थोड़ी इतनी कठोर हो जाए जिससे वो मतलब इतनी जल्दी ख़राब ना हो, उसकी लाइफ थोड़ा चल सके। तो इसके लिए भी ऐसा ही किया गया था। वैसे ही फसलें गेहूं के लिए करवाया गया था कि ताकि गेहूं मतलब कि पहले उतने बीज नहीं निकलते थे एक पौधे से जितने आज के टाइम पे निकलते हैं, तो उसका भी संकर करवाया गया। नेक्स्ट है, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान किए गए। जैसे कि अगर ओला गिर जाते हैं तो अपन पहुंचते हैं सरकार के पास में कि भैया हमारी फसल ओलों से ख़राब हो गई है, हमें आप रुपया दे दें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना की गई। ऐसे किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई ताकि किसानों का हित हो सके। अगला है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए और ये एक बहुत ही अच्छा कदम था जिससे किसानों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। नेक्स्ट है, किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP यानी कि न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की गई। यानी कि इससे कम दाम में कोई भी फसल कोई भी दलाल यानी कि जो गांव के बनिया या सेठ होते हैं या शहर के, तो उनसे बचने के लिए कि उतने में तो ख़रीदना ही है जितना सरकार खरीदेगी, उससे ज़्यादा में कोई ले रहा है तो अच्छी बात है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब थे संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची। नेक्स्ट है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले कभी कृषि होती थी आज वहाँ पे घर खड़े हो गए हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर को। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आपसन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या साथ ही साथ घटता खाद्य उत्पादन देश के भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह। यानी कि जितने लोग हैं उतना भोजन नहीं होगा तो भोजन की शॉर्टेज होगी, यानी कि फूड शॉर्टेज होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। अब इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, इतने फैक्ट अगर ना हो पता या याद, सिंपली पॉइंट्स में लिख देना कि क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम हो सकता है कि खाद्यान्न की कमी हो सकती है
और मतलब कि ऐसी चीज़ें लिखते जाना जिससे, और उसके बचाव के लिए बाद में एक पैरा में लिख देना कि हाँ जनसंख्या कम करनी चाहिए। और दूसरा ये भी कि दूसरी चीज़ों में भी अपन को प्रोसेसिंग का काम आना चाहिए और भी काम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर करना है वो करना है 120 शब्दों में। सवाल है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो ऊपर जो लिस्ट बनवाई थी ना, उसी को अब थोड़ा सा मतलब कि ब्रॉडली डिस्क्राइब कर देना है, वही आंसर करना है। वैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी। इसे सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी। दूसरा, खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो अधिक आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। तीसरा है हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाली बीज उपलब्ध करवाए, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। चौथा, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करवाया गया। तो इनको ही मतलब कि थोड़ा इनकी हेडिंग बना के डेप्थ में समझा देना। फिर जो फसल बीमा योजनाएं हैं, ये भी काफ़ी अच्छी थी और सरकारी संस्थाओं ने भी काम किया। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सब कुछ लेके आई। बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, उससे भी उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और जो शॉर्ट में क्वेश्चन था उसका ही लॉन्ग फॉर्मेट था, बस उनको हेडिंग बना के और डिस्क्राइब कर देना है थोड़ा ठीक से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगीं, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकती हैं। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरतों का अन्न सामान खरीदने लगा। दूसरा जो लाभ है वो है विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अगला लाभ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर को बढ़ाने की कोशिश की। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं थी। अब वैश्वीकरण से जो बुरे प्रभाव पड़े हैं वो भी देख लेते हैं, जो इस तरह है। फर्स्ट, विश्व में धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरा, विश्व के धनी देश ने धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। अगला जो मतलब कि बुरा प्रभाव है वो है कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। नेक्स्ट है कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ाने दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया।
अगला है, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। तो ये सब क्या है, बुरे प्रभाव हैं। 1990 के बाद जब LPG रिफॉर्म्स आए, वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाला का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में किसी को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। आई होप ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो जाता है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। तो ये सारे 4 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। परियोजना कार्य है जिसे स्टूडेंट खुद कर सकते हैं। गेहूं के उत्पादन का तो ये मैप तुम्हारी किताब में बना हुआ है, क्रियाकलाप कर लेना। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 5th चैप्टर होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के इसको रिवीजन के लिए जैसे पहले के चैप्टर में बोला था वही सब यहाँ करना है। ओके।